हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, कैनेडियन रिज्यूमे कैसे बनाएं, कैसे प्रोफेशनली रिज्यूमे बनाएं। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा क्वारंटीन ख़त्म होने के 8 से 10 दिन में मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। मैं शॉपर्स में काम करता हूँ अभी। तो वही बहुत लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, क्या आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए जिससे आपको जल्दी जॉब मिल गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो जिन्हें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया था। उसके बाद मेरे कॉलेज का यहाँ पे करियर सर्विस डिपार्टमेंट है जो ये रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारा हेल्प करता है। तो मैंने अपने करियर सर्विसेज को भी अपना रेज्यूमे ईमेल किया था। उनसे मैंने जूम मीटिंग फ़िक्स किया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स बताए कि ये करना पड़ता है जिससे आपका रिज्यूमे ऑप्टिमाइज़ होता है। तो मैंने बहुत सारे मतलब उनसे पॉइंट्स लिए हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिज्यूमे क्यों होता है, मतलब क्यों चाहिए होता है। तो रिज्यूमे आपका क्या होता है, आपका वो मार्केटिंग टूल है। आप अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो वो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आप कैसा देना चाहते हो अपने एम्प्लॉयर को, और आप ऐसा दिखाना चाहते हो उस रेज्यूमे से कि आप उस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। तो उस हिसाब से हमें रेज्यूमे बनाना चाहिए। वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन है जॉब के लिए। तो रेज्यूमे आपको एकदम कुछ ज़्यादा, मतलब उसमें मेहनत नहीं करना है, एकदम सिंपल फॉर्मेट रखना है। और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या जिसे कहते हैं नाउ, मतलब अभी प्रेजेंट से आप पास्ट क्या एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर रहे हैं प्रेजेंट से। तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडर होता है उसमें तो आपका नाम होगा, एकदम बड़े लेटर्स में, बड़े फॉन्ट में आपका नाम होना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर इज़ ऑप्शनल। आप जब इंडीड में वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे एकदम ज़्यादा पब्लिकली अप्लाई कर रहे हैं, जिधर कोई भी आपका रेज्यूमे देख सकता है, तभी अपना नंबर और अपना एड्रेस इंक्लूड मत करना, सिर्फ ईमेल आईडी इंक्लूड करना। अगर आप वॉलमार्ट में अप्लाई कर रहे हो, जिनका उनके वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर रहे हो, स्टारबक्स पे, टिम हॉर्टन्स पे, या जिधर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अपना नंबर या अपना एड्रेस ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईमेल भी जब आप ऐड करोगे तो ईमेल अपना नॉर्मल जीमेल वाला ईमेल ना ऐड करके आपका कॉलेज का एक ईमेल आईडी मिला होगा, जैसे मुझे आई इस्माइल अरवई, या जो भी मेरा नाम, एंड @fanshawaonline.ca, जो प्रोफेशनल ईमेल हो गया। तो उस ईमेल को रेज्यूमे में डालोगे तो वो ज़्यादा, मतलब एक प्रोफेशनल लुक देता है रेज्यूमे में, और एम्प्लॉयर ज़्यादा उसे कंसिडरेशन देते हैं। ये मुझे बताया गया था करियर सर्विसेज के पास से। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमें कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देने हैं, जैसा आपका रेस क्या है, आपका फ़ोटो, आपका एज, आपका मैरिटल स्टेटस, ये कुछ भी नहीं देना है जैसा इंडिया में देते हैं। जैसे आप ये ऊपर का नाम का ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद हम आते हैं हाईलाइट ऑफ द क्वालिफ़िकेशन। जो आपका हाईलाइट्स होता है वो अराउंड 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स में आपके हाईलाइट्स देने हैं। आपको पूरा सेंटेंस या पूरा एक स्टोरी नहीं लिखना है, ना ही एकदम शॉर्ट में 1-2 वर्ड्स लिखना है। 1 लाइन रखना है, 1 या मैक्सिमम 1.5 लाइन। और उसमें एकदम क्लियर क्रिस्प आपका होना चाहिए। आप क्यों एलिजिबल हो, आपके बहुत सारे जो स्ट्रेंथ्स होते हैं आपके प्रोफाइल के, आपके जो आपका पूरा एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो भी आपने किया होगा, उसके डिटेल्स देने हैं। तो ये हाईलाइट ऑफ क्वालिफिकेशंस में क्या क्या कर आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो भी है सच सच बताना है। ऐसे नहीं कि मेरे पास ये, आपके पास ये स्किल नहीं है लेकिन आप फिर भी उसे बता रहे हैं मेरे पास ये स्किल है। तो बी ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। सो वो गलती मत करना। बी प्रैक्टिकल। आप उस कंपनी के साथ वही स्किल्स शेयर करना जो उस कंपनी के लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी कस्टमर सर्विस का है, आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने अगर कोई और जॉब किया होगा और फील्ड में तो आप वो डाल रहे हैं, तो वो रेलेवेंट नहीं है। हर जॉब के लिए आपको, हर पोस्ट के लिए आपको रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके हिसाब से मेंशन करना है इस रिज्यूमे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें इंटरेस्टेड रहना चाहिए। आपका पूरा रेज्यूमे पढ़ने में वो बोर नहीं हो जाना चाहिए। तो उन्हें हर हर पॉइंट्स में, हर लाइन में उन्हें इन्फॉर्मेशन देना है, हर लाइन में उन्हें इंटरेस्टेड रखना है। जैसे कि आप ये वीडियो ही देख लो, अगर आप ये इस वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं हो, तो अगर आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ तो आप बोर हो जाएंगे, आप एग्ज़िट कर लोगे इस वीडियो से। तो उसी तरह रेज्यूमे, क्योंकि
एचआर जो होते हैं यहाँ पे कितने लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो उन्हें उतना टाइम नहीं होता, वो उन्हें जब तक आप पूरा उनको आपका क्वालिफ़िकेशन रीड करने में एंगेज नहीं करते हैं तो तब तक वो कैसे आपको वो जॉब मिलेगा। जैसे आप जॉब के बाद जो आपका एक्सपीरियंस पोस्ट होता है उसके बाद जब भी आप कोई भी नीचे स्किल्स वगैरह डालते हैं तो आप सिर्फ ऐसा मत डाल देना कि हैंडल्ड कैश, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। आप उसे वन लाइन में एकदम अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस्ड कैश ट्रांजैक्शंस वाइल डिलीवरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। ये कितना अच्छा लगता है सुनने में, तो ऐसे करना है। जो भी आप स्किल लिख रहे हैं, जो आपके जॉब पोस्टिंग के नीचे आप लिख रहे हैं, तो वो आपको ऐसा बताना है कि जैसे उसे आपने कहाँ यूज़ किया है, उसे कैसे यूज़ किया है, उससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, उसमें क्या नंबर्स। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई डिड द सेल्स एंड व्हेन आई डिड दैट सेल्स दैट वाज 12% इंक्रीज इन द सेल्स। जब ऐसे सब नंबर्स डालोगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता है रिज्यूमे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या दिखाऊँ स्किल्स में। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन या आप जब 12th वगैरह करते हैं, तभी भी आपके बहुत सारे ट्रांसफरेबल स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तब आप उसमें ऐसा कर सकते हो, लिख सकते हो कि एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, जो आप करते थे एजुकेशन बैकग्राउंड में, थ्राइव अंडर प्रेशर, हैंडल मल्टीपल असाइनमेंट्स, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री कंप्यूटर प्रोग्राम्स, group or teamwork skills, problem solving skills, conflict resolution skills, manage competing deadlines, time management, presentation skills, able to set goals and achieve them, research skills। ये सब आप स्किल्स डाल सकते हैं जो आपके डेवलप हुए हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में, जब आप एजुकेशन कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे थे। और सबसे उसके बाद जब आते हैं हम एक्सपीरियंस पे, तो एक्सपीरियंस में आपका पोजीशन होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम नीचे होगा। जैसे मैं अपना जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसे देख लेना और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करना, ठीक है। तो यही फिर बाद में मंथ ईयर प्रेजेंट, एकदम जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल, वन लाइन में आपको बताना है कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो एक बार समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहला आपका बॉडी हो गया, जहाँ पे आपका नाम हो गया बड़े फ़ॉन्ट में, आपका नंबर आप डाल सकते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया जो आपको पहले ही बताने के लिए। एड्रेस आप डाल सकते हैं, अगर इंडीड में, जैसे मैंने आपको बताया इंडीड में हो गए, जो भी पब्लिकली आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एड्रेस मत डालना। बाकी नॉर्मली अगर आप वेबसाइट में अप्लाई कर रहे हैं या इन हैंड दे रहे हैं तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस नहीं दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो भी आपका पर्सनल डिटेल्स में काउंट होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था आपका हाइलाइट्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन के हाइलाइट्स किए। मेरे पास 4 इयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, मेरे पास मैंने क्रॉस फंक्शनल टीम्स को हैंडल किए हैं वो मैंने डाला है। और फिर बाद में मैंने जो जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस था तो मैंने अपने जो स्किल्स जो थे उसको मैंने एज अ स्टोरी जैसे मैंने ऐसे डाला, जो एकदम क्लियर भी हो, एकदम क्रिस्प भी हो, जो सामने वाला जब पढ़ेगा, जब आपके एम्प्लॉयर पढ़ेंगे तो वो उन्हें अच्छा लगा पढ़ने में, उन्हें अच्छा लगेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप हुए, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा है कि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैंने ये लिखा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप थ्रू मेरा 4 इयर्स ऑफ जो वर्क एक्सपीरियंस था और मेरा एजुकेशन था, उससे मेरे ये डेवलप हुए। तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरा कैसे ये डेवलप भी हुआ है। उसके बाद स्किल्ड इन वाइड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स, जैसे मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ये सब मुझे आते हैं। और फिर बाद में मैंने ये भी बताया उन्हें कि मेरे पास आईटी का भी नॉलेज है, क्रिएटिव का भी नॉलेज है, बिज़नेस का भी जो नॉलेज है, जो मेरे स्ट्रेंथ्स है मैं उन्हें वो बता रहा हूँ। और फिर बाद में ये जो लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि लैंग्वेज भी एक स्ट्रेंथ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज है, जैसा ज़्यादा लैंग्वेज आते हैं आपको, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसा मुझे 4 लैंग्वेजेस आते हैं तो मैंने क्वाड्रिलिंगुअल लिखा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के रहते हैं। तो अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस में जा रहे हो या कस्टमर सर्विस में जा रहे हो तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन में आते हैं। एजुकेशन में मैंने जैसे लिखा है मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट है कि क्या है, मास्टर्स है कि पोस्ट ग्रेजुएट ये है, और किस में कर रहा हूँ। उसके नीचे मैंने कॉलेज का नाम दिया है, कॉलेज का लोकेशन दिया है, और इस सेम में मुझे जो परसेंटेज मुझे अच्छे मिले हैं तो मैं डाल दिया। परसेंटेज कंपलसरी, जीपीए कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पे, डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका अच्छा है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद मेरा जो डिग्री है, उसके बाद मैंने जो जो मेरे अच्छे क्वालिफ़िकेशन जो मैंने किए हैं वो मैंने इस यहाँ पे डाला है इस फॉर्मेट में। उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने आपको जैसे ही बताया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था बैक इन इंडिया, जो मैंने वो डाला है। उसके अंदर मैंने जो जो आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने
बुलेट पॉइंट्स में डाले हैं वो आप देखोगे तो मैंने एकदम क्लियर और क्रिस्प रखा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दिया नहीं उनको, मैं ज़्यादा दे सकता था, मेरे पास बहुत सारे नॉलेज थे, लेकिन मैंने एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम जो ज़रूरी होता है वो मैंने डाला है। एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है, 2 पेज के अंदर उसे ख़त्म कर देना है हमारे रेज्यूमे को। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशंस किए थे ऑनलाइन, जब मैं क्वारंटीन में था तब मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए थे। उसमें से मैंने पूरे सर्टिफिकेशंस नहीं डाले, तो उसमें से मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस डाले थे। जैसे मैंने इकोनॉमिस्ट, बिकम एन इकोनॉमिस्ट का एक सर्टिफिकेशन किया था लिंक्डइन से, तो वो मैंने किया है। और फिर बाद में गूगल का IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया था, वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। और जो उस बिज़नेस के जो उस पोस्ट के रिलेटेड मैंने अप्लाई किया था, तो उसके रिलेटेड ये मैंने डाल रखा है। ये मैंने इसी रिज्यूम को मैंने अप्लाई किया था जो मेरे पार्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद में मैंने छोटा सा एक्टिविटीज़ ऐसा डाला है, क्योंकि मैं क्लास रेप भी हूँ मेरे कॉलेज में, तो वो मैंने डाला है। वो एक प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि आपके पास वो लीडरशिप रोल्स होता है, जिससे वो देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर कि हाँ ये कस्टमर सर्विस में आ सकते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या जो जो भी उनके पास कस्टमर से रिलेटेड इंटरेक्ट करने की चीज़ है वो देख सकते हैं। फिर बाद में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए थे। मैं भले अभी कोविड की वजह से सब बंद था, लेकिन मैं फिर भी वर्चुअली मेरे कैंपस से मैं कनेक्टेड हूँ, वर्कशॉप्स के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने ऐसा किया है, आपके भी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स होते होंगे वर्चुअली, तो उसमें जाना वो भी एक रेज्यूमे में आप हाईलाइट कर सकते हैं। और जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप रेज्यूमे बना रहे हैं, तो आपको उस कंपनी को समझना है। आपको जब जो भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर उनके वेबसाइट पे जाना है, उनका कोर वैल्यूज़ क्या है उन्हें समझना है, उनके करियर पेज पे पूरा उस कंपनी के डिटेल्स दिए होते हैं, वो सब देखना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिमाइज़ करना है, कस्टमाइज़ करना है आपके रेज्यूमे को। और आप जिस जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वालिफ़िकेशंस, उसके स्किल्स, उसके हिसाब से रेलेवेंट आपको देना है उनको अपने स्किल्स। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो रिज्यूमे होता है उसे वो आपके एबिलिटीज़ को बताना चाहिए, ना कि वो आपके बस जॉब डिटेल्स को, आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समराइज़ कर रहा हो। आप कितना क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए वो आप दिखाना चाहते हो इस रिज्यूम के थ्रू। और आपको कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट देना है, कि ना कि बस आप बस बता रहे हो कि जैसे कि आप बता रहे हो स्किल्स में ऑर्गेनाइज स्किल्स और ऑफिस स्किल्स। ये ना बता के आप ऐसे बता सकते हो जैसा 5 years of demonstrating excellent organization skills in a busy office environment। ये दिखने में कितना अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो ये ऑल्सो आपको मतलब इस रिज्यूमे के थ्रू आपका एबिलिटी, आपका पैशन दिखना चाहिए उनको, कि ये बंदा बहुत अच्छा है, मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती है या काम करना चाहता है बहुत अच्छे से, रिस्पॉन्सिबल है ऐसा। ऑल्सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपका रेज्यूमे का होता है वो भी बहुत मैटर करता है। इसमें आपका एरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा आपका जो कंटेंट है वो 2 पेज के अंदर लिमिट रखना है, और जो आपका जो ऊपर का जो आपका नेम वगैरह होता है वो फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों में होना चाहिए। सेकंड, आपको हर चीज़ बुलेट पॉइंट्स में रखनी है, क्रिस्प रखना है, क्लियर रखना है। जैसे मैं हर बार इस वीडियो में कितनी बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है। आपका जो फॉर्मेट है वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, वाइट स्पेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस कम छोड़ दिया। हर चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और आपके जो रेज्यूमे है जो उसको किसी और से भी उसे चेक करवा लो, कम से कम 3-4 बार उसे रिवाइज़ करो, उसमें एडिटिंग करो, उसे सही करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं रेज्यूमे में बहुत काम कर रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी उस एरर्स दिखते नहीं हैं, तो आपके रूममेट होंगे या आपके कोई दोस्त होंगे, तो कम 3-4 लोगों को भेजो, वो आपकी गलतियाँ निकालेंगे, उस पर वर्क करो, उसे काम करो, उसके बाद उस रेज्यूमे के भेजो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, पर्सनलाइज़ करो रेज्यूमे को, प्लेगराइज मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त का रिज्यूम उठाते हैं, उसी में नेम वगैरह चेंज कर देते हैं और उसी को सेंड कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा जॉब का ऑफ़र ही नहीं मिल रहा। तो ऐसे नहीं करना है, पर्सनलाइज़ करना है हर चीज़ को। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गए तो इस यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम पे करते हैं तो मैं बहुत लोगों को आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होंगे तो आप यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग आपको कमेंट कर देंगे जो जिनको उस क्वेश्चंस के बारे में पता हो। मैं पर्सनली हर यूट्यूब कमेंट को जो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ। अगर आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन से छोड़कर आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन कोई हो, तो मैं वो ज़रूर आंसर करूँगा। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि असाइनमेंट्स, काम,
पार्ट टाइम खुद ही खाना बनाओ, ये सब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक इंस्टाग्राम में जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको रिप्लाई करूँ, जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई करूँ। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।